Hello student, today in this video we are going to start a new part of the optics, that is your wave optics. Clear? और कुछ रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स अभी लगाने हैं अपने को, तो वो एक इंडिविजुअल वीडियो अभी मैं एक दो और बनाऊंगा रे ऑप्टिक्स का, वो एक्स्ट्रा टाइम में भेजूंगा बेसिकली ऑन द संडे या किसी और दिन जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती है, तो उसको मैं उसमें कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपका ये वेव ऑप्टिक्स बेसिक पढ़ना है इसका, आपका ये करेक्ट। क्लास 11th में वेव और ऑसिलेशन बहुत अच्छे से आपका शायद नहीं हुआ हो, तो कुछ लोग को लगता है कि वेव ऑप्टिक्स पढ़ने में क्लास 11th की वेव बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, तो जहाँ जहाँ काम में आएगी उस पोर्शन को अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। जब अपन ने ऑप्टिक्स को क्या किया था, शुरुआत किया था, ऑन दैट टाइम I categorize the optics into two parts. That is, the optics is classified into two parts. That is your ray optics as well as your wave optics. Ray optics is what? The ray optics is that branch of science in which we studied about the light by considering its particle nature. ये बात समझ में आ रही है? And wave optics is that branch of science in which we study about the nature of light, propagation of light, all thing about light by taking account the wave nature of light. ये बात समझ में आ रही है? तो अगेन थोड़ा सा एक वेव नेचर ऑफ लाइट का एक थोड़ा सा मैं और यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वेव नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है, कि जो लाइट की जो एक सिंगल रे, ये बात समझ में आ रहा है? इसके बारे में दो तरीके की थियरीज मार्केट में आई। द फर्स्ट थियरी इज सेड दैट कि सिंगल रेस छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं अपन, फोटॉन बोलते हैं। एंड इन द सेकेंड थियरी जब वो आया तो उसमें ये पता चला कि जो लाइट की एक सिंगल रे वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उसके पार्टिकल नेचर को क्लासीफाई करता है। बट इन द वेव नेचर इट इज सेड दैट कि वही जो लाइट की एक सिंगल रे है, जो लाइट की एक सिंगल रे है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से तो मिलकर बनी है, साथ ही साथ उसके साथ कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। वो वेव की तरह मीडियम में क्या होती है, आपकी प्रोपेगेट होती है। तो यहाँ से लाइट के वेव नेचर की क्या हुई, आपकी शुरुआत हुई। ये बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर बस एक छोटी सी स्टोरी में आपको क्या करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जो थोड़ा सा हेल्प करेगी वेव नेचर और लाइट नेचर को आपको क्लासीफाई करने। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं अपन, ये वेव ऑप्टिक्स को मैं यहाँ पर हटाता हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, आप ये दैट इज योर लाइट के बारे में। अब लाइट क्या होती है, तो लाइट इज अ सच टाइप ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू शो द ऑब्जेक्ट्स। ये बात समझ में आ रही है? लाइट के पास कितने नेचर होते हैं, तो लाइट के पास दो नेचर होते हैं। एक नेचर आपका ये है, दैट इज योर particle nature, and the second nature is said to be your wave nature. Here the particle nature मतलब लाइट की एक सिंगल रे। इस लाइट की सिंगल रे पर लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि भाई जो लाइट हमारे पास आती है उसमें ऐसा क्या रहता है, या उसको कैसे अपन पढ़ सकते हैं। तो पार्टिकल नेचर का जो बेसिकली स्टार्ट किया था, ये पूरा जिसको डेडिकेटेड है ये, इट वाज योर अंकल न्यूटन। क्लियर? न्यूटन हुई है जिन्होंने क्लास 11 की फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। हर चैप्टर में ऑलमोस्ट न्यूटन 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 न्यूटन। अगर न्यूटन को फिजिक्स के सिलेबस से हटा दिया जाए तो शायद आपका सिलेबस 70% ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन न्यूटन को हटाना भी इतना आसान नहीं। सर न्यूटन ने बताया कि लाइट के पास कौन सा नेचर होता है, आपका पार्टिकल नेचर होता है। ये बात समझ में आ रहा है? पार्टिकल नेचर मतलब ये लाइट की एक सिंगल रे है, ये इस तरीके से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि किस फॉर्म में आगे बढ़ती है, आपकी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट की एक सिंगल रे आपकी ये आगे बढ़ती है। ये बात समझ में आ रहा है? और हर एक छोटा पार्टिकल के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। क्यों एनर्जी को कंसीडर किया, क्योंकि लाइट के पास एक एनर्जी होती है। तो अगर लाइट को हम ये बोल रहे हैं कि वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, तो उन पार्टिकल्स के पास भी एनर्जी होनी चाहिए, तभी लाइट की एनर्जी की डेफिनेशन को वो डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हर एक छोटे पार्टिकल को क्या बोला जाता है आपका ये, दैट इज योर फोटॉन। The each and every smaller particles through which light is made is said to be your photon, and photon is said to be the छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स कहलाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो आइंस्टाइन ने बताया, न्यूटन ने बताया कि जो लाइट है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है, और हर एक पार्टिकल क्या कहलाता है, आपका फोटॉन कहलाता है। फिर इसके बाद आते हैं वेव नेचर को। तो वेव नेचर पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट है आपकी है, दैट इज योर हाइजेंस। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज योर हाइजेंस, जिसको कि पढ़ना है अभी आपको आगे चल। ये बात समझ में आ रही है? इस पूरे चैप्टर में हाइजेंस ही क्या रहेंगे आपके ऊपर, ये उन्हीं की ढेर सारी थियरी पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में, जो हाइजेंस ही हाइजेंस। ये बात समझ में आ रही है? तो हाइजेंस ने कहा कि नहीं भाई, लाइट की जो एक सिंगल रे होती है वो इस तरह से स्ट्रेट नहीं चलती, बल्कि किस फॉर्म में चलती है आपकी, एक वेव के फॉर्म में चलती है।
ये बात समझ में आ रही। और ध्यान समझना, जब भी कोई थियरी मार्केट में आती है, चाहे कितना भी पॉपुलर साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, अगर उसने किसी भी थियरी में कुछ भी कहा है तो उसकी थियरी को बिना प्रूफ के एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो जब न्यूटन ने आया तो न्यूटन ने दो चीज़ें कही थी। पहली चीज़ ये कही थी कि जो लाइट होती है उसके पास कौन सा नेचर होता है आपका, ये दैट इज योर पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में उसने ये कहा था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी थी। और दूसरा, न्यूटन की जो फिजिक्स में सबसे बड़ी मिस्टेक है जो न्यूटन ने आज तक फिजिक्स में सबसे बड़ी बनाई है, हालांकि एक मिस्टेक इसने और की थी ड्यूरिंग द वेव में, जब अपन स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं तब भी न्यूटन से एक मिस्टेक हुई थी और उस मिस्टेक को लाप्लास ने दूर किया था। तो एक हेडिंग पढ़ी थी अपन ने 11th में, द नेम ऑफ द हेडिंग वाज योर लाप्लास करेक्शन। ये बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पे स्पीड ऑफ जो साउंड था एयर में, उसको करेक्टली किसने कैलकुलेट किया था, लाप्लास ने, और कुछ मॉडिफाई किया था न्यूटन्स के गिवन फॉर्मूले। ये बात समझ में आ रही है। तो न्यूटन की जो सबसे बड़ी मिस्टेक कही जाती है, जो नॉर्मल पब्लिक को भी समझ में आती है, वो मिस्टेक न्यूटन ने कर दी थी जब इस थियरी को इन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया था। न्यूटन के सारे रिसर्च उसी थियरी की बात कर रहे थे। जितने भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे सबके रिजल्ट कैसे आ रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आ रहे थे जैसा न्यूटन ने यहाँ पर। आपको पता है कि दो ही तरीके के मीडियम पॉसिबल होते हैं, एक रेयर मीडियम होता है और दूसरा कौन सा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम का मतलब जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा, और डेंसर मीडियम मतलब जिसमें मीडियम्स के पार्टिकल्स के बीच में गैप क्या रहेगा, आपका बहुत ही कम रहेगा। तो जब भी इन दोनों मीडियम में कोई भी लाइट रे क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो जब रेयर मीडियम में जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर है तो लाइट की स्पीड वहाँ पर ठीक ठाक होती है। लेकिन जब डेंसर मीडियम में जाती है जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स पास पास है तो वहाँ लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें एक चीज़ कॉमन सेंस है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। या इसको अपोजिट सेंस में कह सकते हैं कि रेयर मीडियम में स्पीड की लाइट डेंसर से क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। ये हमें समझ में आता है। भाई खाली रोड पे चलना और एक भीड़ भाड़ वाली रोड में चलने पर हमारी स्पीड में फ़र्क पड़ता है। भीड़ भाड़ में हमारी स्पीड कम रहेगी और खाली रोड में हमारी स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर न्यूटन से जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई थी, उसने ये कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज योर सी, इसको इन्होंने किस में निकाला, आपका ये डेंसर मीडियम में निकाला। और इसी स्पीड ऑफ लाइट को किस में निकाला इन्होंने, ये रेयर मीडियम में निकाला। और यहाँ पर देखा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है डेंसर मीडियम में कम होनी चाहिए हमारे हिसाब से, और कम होती भी है। लेकिन न्यूटन के सारे एक्सपेरिमेंट, सारे रिजल्ट ये कह रहे थे कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट रेयर से क्या होती है, आपकी ये ज़्यादा होती है। ये बात समझ में आ रही है। न्यूटन ने पार्टिकल नेचर के दौरान इन दो थियरीज की बात की। उन्होंने पहले कहा पार्टिकल नेचर होता है और लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम से ज़्यादा होती है, लेकिन ये थ्योरम पूरी तरह से गलत है। लेकिन न्यूटन के सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कह रहे थे, इसलिए उनको अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रिजल्ट देना पड़ा। अभी तक इन दो थियरी के आने पर भी लोगों ने लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया था। ये बात समझ में आ रही है। तो लाइट का पार्टिकल नेचर कब एक्सेप्ट किया जाएगा, तो इसके लिए क्या था आपका ये कि लाइट के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यहाँ पर देखो, ये लाइट के पास रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के पास रिफ्रैक्शन होता है। ये बात समझ में आ रही है। लाइट के पास रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के पास रिफ्रैक्शन होता है। ये ढेर सारी प्रॉपर्टीज किसके पास होती हैं, आपकी लाइट के पास होती हैं। तो न्यूटन के पार्टिकल नेचर को लेकर, न्यूटन मतलब लाइट को एक पार्टिकल एज्यूम करके रिफ्लेक्शन को अप्लाई किया गया, रिफ्रैक्शन को अप्लाई किया गया, और वहाँ पर लाइट को एक पार्टिकल लेने के बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाकायदे प्रूफ हुआ। तब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि लाइट के पास कौन सा नेचर होता है, आपका ये पार्टिकल नेचर। नो डाउट ये पहली थियरी थी जो लाइट के बारे में क्या कर रही थी, आपकी रिसर्च कर रही थी। तो इस थियरी में अगर थोड़ा बहुत कुछ गलत भी हो जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आगे चल के जितनी भी थियरीज आने वाली हैं उन सारी थियरीज में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ वहाँ पर सही चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर लाइट के हिसाब किताब कुछ ऐसा रहा है। इन्होंने पार्टिकल नेचर बोला, सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी इनकी ये वाली थी। इस मिस्टेक में बोल दिया कि डेंसर में लाइट की स्पीड रेयर से ज़्यादा होती है, और इन्होंने पार्टिकल नेचर को लेकर लाइट की वो सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या किया, प्रूव किया, जितनी प्रॉपर्टी उस समय तक लाइट के पास होती थी। इसका मतलब लाइट के पास वाकई पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही एक साइंटिस्ट हाइजेंस था, उसने कहा हाँ लाइट के पास वो नेचर तो होता ही है, साथ में लाइट के पास कौन सा नेचर होता है, आपका ये वेव नेचर होता है। ये बात समझ में आ रही है। और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, आपका ये द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज हाइजेंस। इसने क्या कर दिया कि लाइट के पास और कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट है, मैं इसको स्टोरी के फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास दो साइंटिस्ट, एक न्यूटन और दूसरा कौन सा, आपका ये हाइजेंस है। तो चूंकि हाइजेंस ने कह दिया कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, तो जितने भी लोग थे जो न्यूटन को फॉलो करते थे, जिनको अच्छा लग रहा था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर पाता है,
उनके पास एक और रीजन आ गया लाइट को इंटरेस्ट लेने का, और वो कौन सा रीजन था आपका, ये वेव नेचर। वो सारे के सारे लोग किधर की ओर चले गए, हाइजेंस की तरफ चले गए। जब हाइजेंस की तरफ गए तो यहाँ पर न्यूटन की पॉपुलैरिटी थोड़ा सा क्या हो गई, आप ये कम हो गई, क्योंकि अब सबका फोकस किसके ऊपर चला गया, हाइजेंस के ऊपर। तो हाइजेंस ने भी अपना जब ये नेचर, इसका वेव नेचर जब लॉन्च हुआ तो इसने दो बातें बोली थी कि लाइट के पास कौन सा नेचर होता है आपका, ये दैट इज योर वेव नेचर होता है ये। और दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने ये बोली कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में क्या होती है आपकी, ये कम होती है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर न्यूटन एक बात पर तो खुश हुआ, लेकिन दूसरी बात पर नाराज तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा उसको दिक्कत हुई। जिस बात पर वो खुश हुआ वो ये बात थी कि इसकी थ्योरी के एक्सपेरिमेंट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही रिजल्ट दिया था जो एग्जैक्टली होता है। तो चलो इस रिजल्ट के बाद न्यूटन को खुशी भी, चलो किसी और साइंटिस्ट ने कम से कम मेरे द्वारा की गई गलती को क्या कर दिया, हटा दिया। ये बात समझ में आ रहा है। अब साइंस में ये फिनोमेना फिट बैठ गए। फिर इसका लेकिन दुख था इसे ये कि भाई अभी अभी रिसर्च हुई थी और तुरंत ही वेव नेचर आ गया, जिसकी पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा क्या हो गई आपकी, ये कमी हो। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो यहाँ पर न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने हाइजेंस को एक मीटिंग में बुलाया। दोनों चाय पीने जाते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, तो एक रेस्टोरेंट वगैरह टेबल बुक करते हैं न्यूटन, तो वहाँ हाइजेंस के साथ बैठते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर न्यूटन हाइजेंस से क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। इसको मैं लिखता हूँ न्यूटन वर्सेस हाइजेंस। क्लियर? तो न्यूटन ने हाइजेंस को क्या किया, चाय पर बुलाया, और चाय पर बुलाने के बाद हाइजेंस से बहुत सिंपल सी चीजें पूछी। मतलब न्यूटन कुल मिलाकर इस थ्योरी को पूरी तरीके से फ्लॉप करना चाह रहे थे कि भाई ये थ्योरी नहीं होती। और देखोगे कि न्यूटन के थ्रू पूछे गए क्वेश्चन से ही ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि वाकई लाइट के पास शायद वेव नेचर नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो न्यूटन ने कहा कि वेव किस तरीके से चलती है, क्लियर। तो हाइजेंस ने कहा कि वेव इस तरीके से चलती है। कहा जो लाइट होती है, लाइट की एक सिंगल रे किस तरीके से चलती है, तो हाइजेंस ने कहा कि लाइट की एक सिंगल रे हमेशा स्ट्रेट पाथ पर चलती है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन जो वेव है उसकी रेस कैसी चल रही है आपकी, इस तरीके से चल रही है। तो अगर आप लाइट को वेव लोगे, अगर आप लाइट को क्या लोगे, वेव लोगे, तो यहाँ पर किस तरीके से, तो यहाँ पर किस तरीके से आप कह सकते हो कि लाइट एक वेव है, क्योंकि आपकी वेव के हिसाब से लाइट इस तरीके से नहीं, किस तरीके से चलती है। और अगर लाइट इस तरीके से चलेगी, और अगर लाइट इस तरीके से चलेगी, तो क्या लाइट को वेव मानना जरूरी है, क्योंकि वेव कभी भी स्ट्रेट पाथ पर नहीं चलती है। और लाइट का तो ये प्रूफ अपन ने बचपन में भी किया है कि लाइट हमेशा किस पाथ पर चलती है आपकी, ये स्ट्रेट पाथ पर चलती है। जिसका तब न्यूटन ने कहा कि अगर हम लाइट को वेव मान लेते, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते, तो लाइट की उस रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी का क्या हुआ जिसको लाइट फॉलो करती है, क्योंकि लाइट को अगर वेव लेंगे तो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी टोटली क्या हो जाएगी आपकी, लॉस्ट हो जाएगी। इन्होंने पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा ये हाइजेंस से कि व्हाट अबाउट रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। बस समझ में आ रहा है भाई, लाइट स्ट्रेट पाथ पर नहीं जाएगी, वेव स्ट्रेट पाथ पर, तो कैसे कह सकते हो कि लाइट एक वेव है जब उस रूल को ही फॉलो नहीं कर। ये बात समझ में आ रही है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा इन्होंने, हाइजेंस ने कहा ये बताओ वेव की डेफिनेशन क्या हो। तो हाइजेंस ने कहा वेव मीडियम पर प्रोड्यूस्ड हुआ एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है, करेक्ट, जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये बात समझ में आ रही है। मतलब एक ऐसा डिस्टर्बेंस जिसको चलने के लिए मीडियम की क्या पड़े, जरूरत पड़े, तो दैट इज सेड टू बी योर वेव। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब आपने पढ़ रखा है, क्लास 9 में पढ़ रखा है कि वेव क्या होती है, तो एक ऐसा डिस्टर्बेंस जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इन्होंने कहा, हाइजेंस से पूछा न्यूटन ने, क्या ये बताओ क्या लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइजेंस ने कहा नहीं होती। क्या वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हाइजेंस ने कहा यस ऑफ कोर्स होती है, बिना मीडियम के वेव चल ही नहीं पाएगी है। तभी न्यूटन ने कहा कि जब वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है और लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब आप कैसे कह सकते हो कि लाइट एक वेव। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन था आपका ये, दैट इज योर व्हाट अबाउट मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बस समझ में आ रही है। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वेव को चलने की जरूरत होती है, तब कैसे कह सकते हो कि वेव आपकी लाइट होती है। ये बात समझ में आ रही है।
इन दोनों क्वेश्चंस का हाइजेंस के पास कोई भी जवाब नहीं था और ये थियरी मार्केट में ऐसी ही फंसी रही जब तक इनके जवाब नहीं आ गए। ये बात समझ में आ रहा भाई? न्यूटन ने क्या किया था, बेसिक्स पर क्या किया था, वर्क किया। ये बात समझ में आ रहा है? न्यूटन ने बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी हैं, उन्होंने वेव की डेफिनेशन से इस थियरी को प्राप्त कर दिया। वेव को चलने के लिए मीडियम जरूरत पड़ती है, लाइट को चलने के लिए मीडियम जरूरत नहीं पड़ती, तब कैसे कर सकते हो लाइट वेव। दूसरा क्या किया इन्होंने, ये वेव बाई साइनोसोडल मतलब साइन के ग्राफ में चलती है, इस तरीके से लाइट स्ट्रेट पाथ पर चलती है, तो आप क्या कैसे कर सकते हो, लाइट क्या आपकी है, वेव। इस बात से हाइजेंस क्या हुए बहुत परेशान है। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों का इनका एक बहुत बड़ा रिसर्च कि लाइट के पास वेव नेचर होता है, वो पेंडिंग में चला गया क्योंकि उनके पास इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट के सीधे सीधे लाइट को वेव नेचर क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। लाइट स्ट्रेट पाथ पर चलती है, वेव स्ट्रेट नहीं चलती है। लाइट के पास वेव नेचर, लाइट को मीडियम जरूरत होती है, वेव को, लाइट को मीडियम जरूरत नहीं होती। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही क्या थे, आपके जरूरी थे। तो इनको इतना सदमा लगा कि हाइजेंस निपट गए। ये बात समझ में आ रहा? तो हाइजेंस के ग्रुप में एक साइंटिस्ट था जो उस समय छोटा रहा होगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो बड़ा हो तो उसने अपना नाम भी यंग ही रख लिया, यंग। ये बात समझ में आ रही? यंग मतलब जवान। तो यंग जब रख लिया तो यंग्स बोलते हैं बेसिकली। तो यंग्स के पास इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का क्या आ गया, जवाब आ गया। ठीक, उसने रिसर्च की और उसने कहा कि नहीं, मैं सिंगल एक क्वेश्चन को न्यूटन के सामने क्या कर सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ। तो यंग्स ने इस बार न्यूटन को बुलाया और कहा, आओ चाय पीते हैं, तुमने मेरे सीनियर को बहुत परेशान किया, इस सदमे में वो निपट भी गए हैं, ठीक है, तो आओ चाय पीते हैं और फिर मैं आपको उन क्वेश्चन का जवाब दूंगा जिन क्वेश्चन से आपने मेरे सीनियर को क्या किया था, परेशान किया। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर यंग्स किसको इन्वाइट करते हैं, न्यूटन को इन्वाइट करते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है आपका ये, दैट इज योर यंग्स वर्सेस क्या है यहाँ पर आपका ये न्यूटन। क्लियर? यंग्स वर्सेस क्या है यहाँ पर आपका ये न्यूटन। देखो पिछला जो लेक्चर मैंने भेजा था जिसमें डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जब भी प्रिज्म से कोई लाइट जाती है तो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में क्या हो जाती है, आपकी डिवाइड हो जाती है। अब डिवाइड हो रही थी, वो लाइट का कौन सा पार्ट होता है जो डिवाइड होता है, तो वो लाइट का विजिबल रेंज पार्ट होता है। विजिबल रेंज पार्टिकल का मतलब समझते हो आप? ये विजिबल रेंज का मतलब होता है कि लाइट का एक ऐसा पोर्शन जिसकी वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम से 700 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या होगा आपका ये, कि जितनी भी लाइट हमको दिखाई देती है, जिस लाइट का अपन बेसिकली यूज करते हैं, उसकी वेवलेंथ किस रेंज में रहती है, 400 एंगस्ट्रॉम से 700 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहती है। ये बात समझ में आ रही है? अब वेवलेंथ क्या होती है, तो वेवलेंथ किसके पास होती है, वेव के पास होती है। तो सपोज कोई वेव है जो इस तरीके से क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है, ये वेव का क्रस्ट कहलाता है, ये वेव का ट्रफ कहलाता है, ये भी क्रस्ट कहलाता है, ये भी ट्रफ कहलाता है। इतनी सारी चीजें आपको पता होंगी। ये बात समझ में आ रही है? और 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड योर वेवलेंथ ऑफ द वेव। क्लियर? या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये क्या कहलाती है, आपकी वेवलेंथ ऑफ द वेव। यहाँ पर तो मैंने एक ऐसी वेव ड्रॉ की है जिसकी वेवलेंथ को अपन देख पा रहे हैं, यहाँ इसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है, यहाँ पे इतनी बड़ी, करेक्ट? तो वेवलेंथ इज व्हाट, तो वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक, वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव व्हिच इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ पर देखो बात करते हैं, अगर कोई पार्टिकल मेरे पास रखा हुआ है जिसकी साइज 400 एंगस्ट्रॉम या 700 एंगस्ट्रॉम है, वो पार्टिकल की साइज कैसी है, बहुत ही कम है, वो पार्टिकल हमको दिखाई लगभग नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर लाइट की वेवलेंथ 400 से 700 के बीच में विजिबल लाइट की, तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ पे एक ऐसी वेवलेंथ ड्रॉ की जो हमें दिखाई दे रही है, मतलब लाइट को एक इस तरीके की वेव माना जा सकता है जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ही कम होगी। वेवलेंथ बहुत कम का मतलब उसके क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही आपका ये कम होगा। तो न्यूटन ने यंग्स ने न्यूटन से कहा कि जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो बहुत ही स्मॉल होती है। क्लियर? जो लाइट की वेवलेंथ होती है ये कैसी होती है, आपकी बहुत ही स्मॉल होती है, और लगभग कहाँ से कहाँ रहती है आपकी ये 400 एंगस्ट्रॉम से 700 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये वेरी करती है। ये बात समझ में आ रही है? सो इन्होंने क्या कहा ये कि आपने ये लाइट है, सपोज ये लाइट की क्या है आपकी एक सिंगल रे है जिस तरीके से चल रही है, और अगर हमने कह दिया कि लाइट एक वेव है तो उसमें इशू का लाइट स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, पर लाइट एक ऐसा वेव है जिसकी वेवलेंथ कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, तो उस वेव को क्या इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है।
देखो ये भी क्या है, आपकी एक वेव ही ड्रॉ हो रही है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ्स हैं, इसको बहुत क्लियर देखना ही है। और क्रस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, वो डिस्टेंस हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है, लेकिन लाइट के बीच में जो क्रस्टेज और क्रस्टेज के बीच डिस्टेंस होगी वो एंगस्ट्रॉम में होगी, तो वो डिस्टेंस हमें दिखाई नहीं देगी। मतलब लाइट की वेव होगी जो कुछ इस तरीके से होगी आपकी, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है? और जब लाइट की वेव इस तरीके से होगी तो इसका मतलब ये जो वेव है ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे स्ट्रेट पाथ पर चल रही। ये बात समझ में आ रहा? न्यूटन ने हाइजेंस से कहा था कि लाइट स्ट्रेट पाथ पर चलती है, हाइजेंस ने कहा चलती है। तुम्हारी वेव इस तरीके से चलती है, हाइजेंस ने कहा ऑफ कोर्स चलती है। कहा लाइट स्ट्रेट पाथ पर चलती है, वेव ऐसे चल रही तो कैसे कह सकते हो लाइट एक वेव? तो यंग्स ने न्यूटन से कहा आपने मेरे सीनियर के सामने इस तरीके की वेव क्यों ड्रॉ की? क्योंकि इस तरीके की वेव की तो वेवलेंथ आपको विजिबल है, दिख रही है, आपको वेव ड्रॉ ही करना था। एक ऐसी वेव ड्रॉ करते जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती, तो आप अगर इस तरीके से एक वेव ड्रॉ कर देते इस तरीके से, इसकी वेवलेंथ कैसी? बहुत ही कम है। डन। और ये लग रहा है कि किस पाथ पर चल रही है? स्ट्रेट पाथ पर चल रही है। तो इन्होंने न्यूटन के पूछे गए फर्स्ट क्वेश्चन को सक्सेसफुली क्या कर दिया? क्रैक कर दिया कि लाइट को वेव मान सकते हैं और वो लाइट की रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगी, क्योंकि लाइट को जो वेव मान रहे हैं, लाइट की उस वेव की वेवलेंथ कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। तो उस तरीके की कम वेवलेंथ वाली वेव ऐसा लगेगा जैसे वो वेव नहीं है, कैसी आपकी है? स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने उस क्वेश्चन को क्या कर दिया? आपका क्रैक कर दिया। तो न्यूटन को चलो लगा कि चलो हाँ ठीक है, कुछ मिला उसके मतलब। क्या दूसरा बताओ? इसने कहा नहीं, दूसरा मेरे पास नहीं है, एक क्वेश्चन था दूसरा। न्यूटन ने कहा जाओ मैं दूसरा ढूंढ के आओ तब मुझसे बात करना। ये बात समझ में आ रही है? तो न्यूटन ने क्या किया? यंग्स को क्या कर दिया? वहां से हटा दिया। फिर इसके बाद क्या होता है आपका? ये इस तरीके से पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में कोल्ड वॉर सा चलता है। कभी वेव नेचर वाले पार्टिकल नेचर पर फिंगरिंग करते थे, कभी पार्टिकल नेचर वाले वेव नेचर पर। तो आप देख ही रहो कि अंकल न्यूटन अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हैं? वहाँ पर फिंगरिंग आपकी कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो चल ही रहा था। एक साइंटिस्ट था जो इन दोनों की थ्योरी से उसे कोई मतलब नहीं था, वो अपनी अलग ही रिसर्च में लगा था और उस रिसर्च के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला। ये बात समझ में आ रही है? और वो साइंटिस्ट था आपका ये, दैट इज योर मैक्सवेल। क्लियर? एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल जिनको पार्टिकल और वेव नेचर से कोई लेना देना नहीं था, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अपनी एक अलग ही रिसर्च में लगा था। ये डन। और उसने कह दिया कि इसने रिसर्च की थी एक वेव, उस वेव को क्या बोलते हैं अपन? ये दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात समझ में आ रहा? ये इकलौती ऐसी वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये रिसर्च की किसने? मैक्सवेल ने, कि भाई ऐसी भी वेव पॉसिबल है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है? और ये वेव जब भी मीडियम में चलती है, किस स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। बात समझ में आ? ध्यान समझ रही है? मैक्सवेल ने क्या कहा? उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था, क्या चल रहा पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, न्यूटन, यंग्स और हाइजेंस के बीच में, नथिंग। वो केवल अपनी रिसर्च कर रहा था और उसने हिस्ट्री में एक ऐसी वेव रिसर्च कर दी जिसका नाम क्या रखा उसने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूरा एक चैप्टर ही है आपके सिलेबस में, थोड़ा सा इस पोर्शन से हटा, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो जब चलेंगे वहां पर देखेंगे इसको। ठीक है? और उसने ये कहा ये वेव जब भी मीडियम में चलती है, किस स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आया? यहाँ वेव नेचर वाले किस चीज पर फंसे हुए थे? तो वेव नेचर वाले जो यहाँ फंसे हुए थे वो केवल इस बात पर फंसे हुए थे कि लाइट को चलने के लिए मीडियम जरूरत नहीं होती है, वेव को चलने के लिए मीडियम जरूरत होती है। तो क्यों कह रहा हूँ कि लाइट एक वेव? लेकिन अब वेव नेचर वालों की जैसे ही नजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गई, उन्होंने पार्टिकल नेचर वालों से कहा कि सुनो, हमारी जो वेव है ना, जिस लाइट को अपन वेव बोलना है, वो कोई ऐसी वैसी वेव नहीं है। वो कौन सी वेव है आपकी? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब लाइट को अगर अपन वेव एज्यूम करते हैं तो वो कौन सी वेव होती है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एयर में स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ से इकलौता जो डिस्प्यूट था पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उसको किसकी थियरी ने खत्म किया था? मैक्सवेल ने। कि मैक्सिमम की इस रिसर्च के बाद न्यूटन की वो दोनों क्वेश्चंस क्या हो गए? आपके क्रैक हो गए।
पहला तो यंग्स ने कर ही दिया था कि भाई व्हाट अबाउट रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट को वेव लेने से इसकी रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी लॉस्ट हो रही थी। तो यंग्स ने कहा कि जो वेव होती है लाइट की, जो एग्जैक्ट वेव होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और बहुत ही कम वेवलेंथ वाली वेव लगभग स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें मतलब लाइट को वेव माना जा सकता है। करेक्ट। द सेकंड थिंग क्या है आपकी, व्हाट अबाउट मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट को चलने के लिए मीडियम जरूरत होती है, वेव को चलने के लिए मीडियम जरूरत नहीं होती है। तब क्यों कह रहा हूं कि लाइट एक वेव है? तो इसकी थियरी को मैक्सवेल ने वो क्रैक किया और वेव नेचर वालों ने उठाया और कहा कि हमारी जो लाइट है, हम जिस लाइट को वेव बोल रहे हैं वो कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो न्यूटन का ये वाला क्वेश्चन भी क्रैक हो गया, क्योंकि इकलौती ऐसी वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम जरूरत नहीं होती और लाइट को भी चलने के लिए मीडियम जरूरत नहीं होती। और सबसे बड़ा बेनिफिट, ये मीडियम में जब भी चलती किस स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो लाइट भी किस स्पीड से चलेगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। ये जो कोल्ड वॉर टाइप का था, ये ऐसा कोई कोल्ड वॉर नहीं था, ये मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म करके पढ़ाया ये मैंने। कोई वॉर नहीं था। जब भी एक, ऐसा नहीं कि न्यूटन जलस हो गए हाइजेंस से, कोई जलस नहीं होता। जब भी एक साइंटिस्ट कोई दूसरी देर रिसर्च करता है तो उससे जल से नहीं होती, उससे एप्रिसिएशन होता है, चलो स्पीड में और रिसर्च हमारे सामने। ये बात समझ में आ? ऐसी कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई है, क्योंकि न्यूटन और हाइजेंस में गैप था। हाइजेंस के आते आते न्यूटन निपट चुके थे। ये बात समझ, न्यूटन की आत्मा थोड़ी हाइजेंस से मिलने जाएगी, नौकरी यंग से मिलने जाएगी। करेक्ट। बस इतना है, जहाँ जहाँ यंग्स वर्सेस न्यूटन और न्यूटन वर्सेस हाइजेंस, वहाँ आपको देखना है कि पार्टिकल नेचर वर्सेस वेव नेचर वालों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए। ये बात समझ में आ रही है? तो ये मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ। फिर मैंने एक चीज़ शुरुआत में ही कही थी कि जब भी मार्केट में कोई थियरी आती है तो उस थियरी को ब्लाइंडली क्या करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उस थियरी से लाइट की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो लाइट की प्रॉपर्टी आती है बेसिकली, ये कौन सी प्रॉपर्टी आती है? यहाँ पर आपकी है रिफ्लेक्शन आती है। फिर कौन सी प्रॉपर्टी आती है? यहाँ पर आपकी है रिफ्रैक्शन आती है। फिर एक और प्रॉपर्टी आती है, इसको क्या बोलते हैं आपकी है? दैट इज जो इंटरफेरेंस बोलते हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी है, दैट इज कॉल्ड योर पोलराइजेशन होती है। फिर एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज योर डिफ्रैक्शन। एंड वन मोर प्रॉपर्टी इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरी ऑप्टिक्स में यही सारे फिनोमेना लास्ट ईयर तक पढ़ाए जाते थे, लेकिन इस साल आपके सिलेबस से रिफ्लेक्शन हट गया और इस साल आपके सिलेबस से पोलराइजेशन भी क्या हो गया? हट गया। ये बात समझ में आ रही है? इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर क्या हो सकते हैं, आपके पूछे जा सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? देखो, अब जब दोनों ही थियरीज मार्केट में एक्सेप्ट हो चुकी हैं तो कुछ ऐसे नए नए फिनोमेना भी मार्केट में आए जो हो सकता है दोनों थियरी से प्रूव किए जा सकते हो, या हो सकता है वेव नेचर से प्रूव किए जा सकते हो, या हो सकता है आपका ये पार्टिकल नेचर से प्रूव किए जा सकते हैं। राइट। मतलब क्या है यहाँ पर? ये बहुत ध्यान से देखना है इसमें। ये कुछ लाइट के फिनोमेना जो लाइट के पास होते हैं, इन फिनोमेना को अपन डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे और ये फिनोमेना किस किस थियरी से प्रूफ होते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, दैट इज योर पार्टिकल नेचर, और नीचे लिख रहा हूँ मैं आपका ये यहाँ पर ये, दैट इज योर वेव नेचर। पूरा समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन आपको पता है कि लाइट के एक सरफेस पर हिट करना और उसी मीडियम में वापस लौट जाना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन को पार्टिकल नेचर से भी प्रूफ कर सकते हो, वेव नेचर से भी प्रूफ कर सकते हो। जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और लाइट का बेंड हो जाने से, तो रिफ्रैक्शन को भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर से क्या कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो। लेकिन अगर केवल पार्टिकल नेचर होता लाइट का तो हमें ये तीन थियरी कभी भी पढ़ने को नहीं मिलती। ना तो अपन इंटरफेरेंस पढ़ सकते थे, ना पोलराइजेशन पढ़ सकते थे, ना तो डिफ्रैक्शन, क्योंकि ये जो लाइट की प्रॉपर्टी आती है ये तभी प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो जब लाइट के किस नेचर को एज्यूम किया जाता है, आपका ये वेव नेचर पे एज्यूम किया जा सकता है। इसमें मतलब वेव नेचर में आप इंटरफेरेंस प्रूव कर सकते हो, पोलराइजेशन प्रूव कर सकते हो और डिफ्रैक्शन प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं आया होता तो अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल और तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब लाइट के किस नेचर को कंसीडर किया जाए, पार्टिकल नेचर को। ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रहा है? और भी ढेर सारे फिनोमेना, लेकिन आपको सिलेबस में तो लिखते हैं फिनोमेना। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फिनोमेना आप पढ़ोगे, एक पूरा चैप्टर ही इसके लिए, दैट इज योर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। उस ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में से भी थोड़ा सा सिलेबस कट किया गया है, और वो जो कट किया गया ऑलरेडी पहले भी कट हो चुका था। एक एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ पर, जर्मन एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट की स्टडी तो पहले ही कट हो गई थी 2014-15 के आसपास।
उसका केवल अपन थियरी मतलब केवल रिजल्ट पढ़ते थे, क्या रिजल्ट है। इस साल से वो कम्प्लीटली क्या हो चुका है, आपको हट चुका है, और वैसे भी वहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या है, ये इस टेबल को अच्छे से देखो ध्यान से। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कॉमन फिनोमेना है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों से प्रूव हो चुके हैं। तो चूंकि अपन ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, तो रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन पढ़ा है। रे ऑप्टिक्स में मतलब लाइट किस नेचर को किया है, पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर से क्लियर है कि चलो ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो होता है, लेकिन वेव नेचर से कैसे प्रूव होंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर एक नया फिनोमेना पढ़ना है, इंटरफेरेंस। और इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना, वो कोई और फिनोमेना नहीं है। कौन सा फिनोमेना, आपको इंटरफेरेंस। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन निहायत ही ईजी है। इसके न्यूमेरिकल जब आते हैं तो शायद ही कोई बच्चा इसको छोड़ता हो। ये बात समझ में आ रही है। फिर थोड़ा सा पोलराइजेशन था, ये बहुत ही इजी टॉपिक था इस चैप्टर का, जिसको इस साल हटा दिया गया। और यहाँ से सिक्योरिटी भी रहती थी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो भी यहाँ से आउट है। फिर डिफ्रैक्शन में आ जाते हैं, तो डिफ्रैक्शन थोड़ा सा टफ होता है इंटरफेरेंस के कंपैरिजन में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही क्या होता है, इजी होता है। तो आज की क्लास में ऐसा कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ जो आपके एग्जाम में पूछा ही जा सके। ये बात समझ में आ रही है। सो इसके लिए क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। तो आज बेसिक था तो मैंने बेसिक करा दी। ओके, थैंक यू।